हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राहुल चौहान और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अवंती का फुल लेंथ टेस्ट पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। तो उस फुल लेंथ टेस्ट पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस में और उनके सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए थे, ये सब मैं आज के सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिए बच्चों, ये जो पेपर हमने बनाया था ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले गए थे। काफी क्वेश्चंस के स्टडी और रिजर्वेशन रीजन बेस्ड भी रहे। तो आप इन चीजों को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको एक बेटर क्लैरिटी आएगा कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पेपर स्किप कर दिया हो या किसी वजह से ना अटेम्प्ट कर पाए हो। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ भी इन क्वेश्चंस को अपने घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस फुल लेंथ टेस्ट पेपर को देखते देखते आपको एक फुल लेंथ सिलेबस का क्लैरिटी तो आ ही जाएगा। तो बच्चों, बिना समय गवाए बस शुरू कर देते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाऊंगा कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा होता उस टाइम एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता और किस तरीके से मैं इसको लिखता। मैं इसीलिए काफी क्वेश्चंस के आंसर्स अपने हाथ से लिखूंगा ताकि आपको समझे कि राइट अप कैसे लिखना है। और जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं उनके मैं सैंपल्स अटैच जरूर करूंगा ताकि आपको समझे कि उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्रेस करना है तो कैसे करना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के पास। सेक्शन ए हम सबको ध्यान में रखना है बच्चों। सेक्शन ए कुछ नहीं है। सेक्शन ए एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन का ध्यान 1 मार्कर की तरह ही रखना है। ठीक है, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन या तो एक वर्ड में लिख दो या एक लाइन में लिख दो, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन इस्तेमाल कर दो। लेकिन पूरी कहानी नहीं लिखनी है, हमें किताब नहीं लिखनी है पूरी की पूरी 100 पन्नों की। हमें सिर्फ जितना क्रिस्प एंड कंसाइज हम लिख सके हमें उतना क्रिस्प एंड कंसाइज लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन लेटरल इन्वर्जन ऑफ एन इमेज। एक इमेज का लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं, मैं इसमें आंसर लिखने वाला हूं। मैं आंसर लिखता तो मैं कैसे लिखता, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं लेटर्स को। हाँ ठीक है, मैं लिखता इट इज द फिनोमिनन, इट इज द फिनोमिनन phenomenon in which the left side of object, the left side of the object appears to be on the right side of its image and vice versa। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है लेटरल इन्वर्जन बता दो, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि राइट साइड ऑब्जेक्ट का जो है वो शीशे में जब हम इमेज से कंपेयर करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होता है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जेक्ट का तो वो शीशे में इमेज के रिस्पेक्ट में राइट साइड पे अपीयर होता है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा भी हुआ है अपनी क्लासेस में कि एम्बुलेंस जो है उसे उल्टा लिखा जाता है ताकि शीशे में अगर कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे और वो एम्बुलेंस को रास्ता दे सके। तो यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज पूछा था, एग्जाम्पल नहीं पूछे थे, तो मैंने सिंपल शब्दों में सिर्फ उसे एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है। नथिंग मच आई हैव डन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैमीट्स इन हेरिडिटी।
हेरिडिटी में गैमीट्स का क्या रोल है? तो इसके आंसर को मैं लिखता हूं। अगर मैं लिखता तो मैं कैसे लिखता? मैं इसको पॉइंट्स में लिख देता, दो चुन्नू चुन्नू से पॉइंट्स लिख देता। मैम को लगता कि हाँ आधे आधे पॉइंटर्स जो हैं, दो पॉइंट्स लिखे हैं, मैम मेरे दोनों पॉइंट्स को क्लियरली पढ़ते। अगर उनको दोनों पॉइंट सही लगते तो वो दोनों पॉइंट्स को हाफ हाफ मार्क्स जस्टिफाई करके दे देते एंड मार्क्स डिडक्शन का कोई चांस ही नहीं बचता। तो जहां मेरे को मौका मिलता मैं वहां पे अपने आंसर को पॉइंट्स में जरूर एक्सप्रेस करता। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता दैट गैमीट्स, मैं इसको पहले पॉइंट पे लिखता, गैमीट्स कैरी the hereditary information, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं इसमें लिखता they also transfer this information from parents to offspring, from parents to offspring। सो गैमीट्स के दो काम हैं हेरिडिटरी को लेकर। पहली बात तो वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, और दूसरी बात वो इस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेशियल रिकॉग्निशन एग्जैक्टली मेरे फादर को बिलोंग करता है। मतलब मेरी मॉम कहते हैं, मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि भाई राहुल, आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन है एग्जैक्टली आपके फादर जैसा है। कहने का मतलब उनका हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मेरी बॉडी में आया है, मेरे फेशियल रिकॉग्निशन में आया है, और आने वाली जनरेशन, मतलब मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी वो कैरेक्टर्स पास ऑन हो सकते हैं। और ये पास ऑन किसकी मदद से होते हैं? गैमीट्स की मदद से होते हैं। ओके, तो हमको बस ये दो पॉइंट्स लिखने थे। एक नंबर का क्वेश्चन था, हमने छोटी छोटी दो लाइंस में लिख दिया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज कितना होता है? तो मैं इसको सबसे सिंपल शब्दों में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा, इट इज द चार्ज प्रेजेंट इन, इट इज द चार्ज प्रेजेंट इन, it is the charge present in 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा उसे 1 कूलम ऑफ चार्ज कहेंगे। बस हमें इतना ही पूछा था, हमने इतने का ही जवाब दे दिया, और डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम पहुंच गए बच्चों चौथे सवाल पे। चौथा सवाल कहता है कि भैया बता दो फ्रैगमेंटेशन क्या होती है। तो हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में जानते हैं, एक जानवर या एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो, अपने टुकड़े कर लेता है और वो टुकड़े नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को शुद्ध और सरल अंग्रेजी में हमें लिखना है। तो शुद्ध और सरल अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, आधे से ज्यादा डेफिनेशन वाले आंसर्स में इट इज द प्रोसेस ऑफ या इट इज डिफाइंड एज, ये स्टेटमेंट हमेशा ही रहती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस है इसीलिए हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। सो हम बोलेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, it is the process of breaking of the body of an organism, breaking the body of an organism। ब्रेकिंग की जगह पे लिखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेकिंग थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग की जगह पे लिखते हैं ब्रेक डाउन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन of the body of an organism, of the body of an organism, body of an organism, okay, where each broken part, where
ईच ब्रोकन पार्ट, जहां पे हर ब्रोकन पार्ट, वेयर ईच ब्रोकन पार्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ transform into a new individual, या फिर आप लिख सकते हो अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब कई बार बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन हो गई, बहुत ज्यादा हो गया, बट यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए डेफिनेशन पूछा है फ्रैगमेंटेशन का, सो उतना तो लिखना ही पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन होगा और ब्रोकन पीसेस से नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा। अगर आप इतना भी नहीं लिखोगे, एक नंबर का क्वेश्चन सोच के उसे एक लाइन में कुछ भी शॉर्ट करके लिख दोगे, तो वो आपके आंसर को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वहां पे भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना कंसाइज आप लिख सकते हो उतना कंसाइज लिखो, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी लिखो। ऐसा मत समझना कि आपके पास शब्दों की कमी है, आपके एग्जामिनर ने आपको सिर्फ 14 या 15 वर्ड्स ही दिए हैं अपना आंसर एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे गलत कर दो लेकिन 15 वर्ड्स में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए जैसे ये 5th क्वेश्चन है, तो बोल रहा है नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ उन 2 मेटल्स के नाम लिखने हैं। तो मैं उन 2 मेटल्स के सीधे सीधे नाम लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड और सिल्वर ऐसे हैं जो जमीन के नीचे से नेचुरली प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं, फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। मतलब ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स या सॉल्ट की प्रेजेंस में, सॉल्ट की फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर। बस अब यहाँ पे पूरी कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, आप इसको 3 से 4 शब्दों में खत्म कर सकते हो, तो इसको जरूर करो। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाई? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जब भी ट्रांसपोर्ट होती है तो वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही क्यों होती है? तो इसका रीजन हम लिख देते हैं। इसका रीजन बहुत ही सरल है, दिस इज बिकॉज, आप सीधा ऐसे ही लिखो, पूरा क्वेश्चन में से मत निकालना क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपसे तो बस रीजन मांगा है। तो आप लिखिए दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख लेता हूं मैं सीधा, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी का 70% से भी ज्यादा पानी है। यस, सो मैं यही बताना चाह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्टली हमारी बॉडी में डिसॉल्व फॉर्म में इसीलिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा वाटर में सोल्यूबल है, और हमारी बॉडी का 70% से ज्यादा जो मीडियम है वो वाटर मीडियम ही है। इसीलिए हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे आसान मेथड है इन द डिसॉल्व फॉर्म। ओके, यही हमारा रीजन है, ज्यादा लिखना नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास? सो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? तो भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट होती है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इतने पे छोड़ मत देना कि राहुल सर ने कहा था, राहुल सर की पूरी बात सुन लेना, ठीक है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, that indicates the direction, that indicates the direction, एक इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन बताती है with respect to with respect to Earth's magnetic poles, Earth's magnetic poles। सो भाई अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है, वो फ्लक्चुएट करती है। तो वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक डाइपोल्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, वो ही हमें बताता है कि हमारे कंपास के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में जाना सही होगा।
सो मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर का सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं है। सो भाई पूछ रहा है फूड चेन बताओ। ये तो हमसे कई समय से पूछा जा रहा है सवाल, अभी फिर से पूछ लिया गया है तो लिख देते हैं फूड चेन क्या है। सो आप लिखिए इस पे कि it indicates a series of organisms a series of organisms a series of organisms it indicates nothing but a series of organisms which shows the dependence of one living being on another। एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग पर खाने के लिए किस तरह आश्रित है, ये दर्शाती है फूड चेन। अगर मैं इसको बिल्कुल देसी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसका यही आंसर होगा, यस, फॉर फूड। यस, तो ये हुआ हमारा फूड चेन का डेफिनेशन। अगला सवाल मेरा फेवरेट, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ लिया है तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लिखेंगे इट इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which two or more reactants in which two or more reactants combine together to give a single product। कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो जो कि कंबाइन हो जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है पानी का सिंथेसिस। अगर हम केमिकली करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और दोनों ने कंबाइन करके वाटर का सिंथेसिस किया। यहाँ पे इसको बोलेंगे हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन आल्सो इन द गैसियस स्टेट, वाटर इन द लिक्विड स्टेट। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। वैसे एग्जांपल पूछा नहीं था लेकिन अगर आप लिख देते तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, उससे मेरे वर्ड लिमिट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां सवाल, स्टेट एनी वन यूज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस को गोली मारो, ऑफ को भी गोली मारो, प्लास्टर वर्ड को ध्यान में रखो। प्लास्टर वर्ड से क्या ध्यान में आता है, जब कभी किसी के दोस्त या किसी रिलेटिव को कभी फ्रैक्चर आ जाता है तो, या मूवी में देखा होगा कभी किसी को फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके हाथ के आसपास या फ्रैक्चर्ड एरिया के आसपास एक एक सॉलिड राउंडेड स्ट्रक्चर बिछाया जाता है। जब भी उससे पूछो क्या लगाया है तो वो बोलता है प्लास्टर करवा लिया डॉक्टर से। तो इसको बोलते हैं द वन क्लासिकल यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को अपने शब्दों में लिख दो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। सो डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट मिले। इतना सा यूज है, एक ही यूज पूछा था तो एक ही बोलेंगे, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास कि भाई इकोसिस्टम क्या है वो बता दो।
तो इकोसिस्टम का आंसर मैं कैसे लिखूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इकोसिस्टम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स etc. with abiotic components like, अब यहाँ पे तो आप ले सकते हो ना, एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, बहुत सारे हैं। सो द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक विद एबायोटिक कंपोनेंट्स forms an ecosystem, forms an ecosystem। बेसिकली अब आप लोग देख ही रहे हो कि राहुल सर अभी आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। तो राहुल सर जहाँ पे भी क्लास ले रहे हैं, राहुल सर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो राहुल सर जहां से भी क्लास ले रहे हैं वहां पर एयर जरूर प्रेजेंट है, वहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, इसीलिए राहुल सर की बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन्ड है। तो राहुल सर जहां पे भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे राहुल सर एक लिविंग एंटिटी है, बायोटिक एंटिटी है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास की एबायोटिक एंटिटीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल सर एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये यहाँ पर हमने किया है 11वें सवाल का समापन। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन के पास। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है? बेसिकली इट्स हॉट स्पॉट। यस, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? सो इसका आंसर भी लिख देता हूं मैं। इट इज अ रीजन, ये एक जगह है, मतलब एक स्पेस है, एक स्पेस को बोला जाता है, एक एरिया को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो इट इज अ रीजन दैट कंटेन्स that contains a wide variety of flora and fauna and is threatened with destruction and is threatened with destruction। तो ऐसी किसी भी एंटिटी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होगा जिस एरिया में बहुत ज्यादा वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना हो और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन का खतरा भी बना रहे। यस, इस टाइप के एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बता दो। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता है आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो, लेकिन उनमें जो पीरियोडिसिटी नजर आएगी वो उनके मासेस की वजह से नजर आएगी, एटॉमिक मासेस की वजह से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the properties of elements are periodic functions of their atomic masses। सो एटॉमिक मासेस के बेसिस पर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ इसी के साथ समाप्त। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो असर्शन रीजन बेस्ड है।
असर्शन रीजन होता क्या है? असर्शन में एक स्टेटमेंट दी जाती है और रीजन उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो असर्शन और रीजन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इनके बेसिस पे आपको ए बी सी डी या ई में से किसी एक पे टिक लगाना है। आपका आंसर होगा अगर ए, तो इसका मतलब होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन ने आपके असर्शन को, दैट मींस रीजन ने आपकी स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसा है तो आप ए पे बटन दबाएंगे, मतलब ए पे बटन क्या दबाएंगे, आप ए लिखेंगे अपने ऑप्शन में एज एन आंसर। दूसरा ऑप्शन बी कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको लगेगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो रीजन है वो आपकी स्टेटमेंट को, दैट मींस आपके असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बी आंसर लिखेंगे। आप सी आंसर कब लिखेंगे? जब आपको लगेगा कि असर्शन, दैट मींस स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन उसका रीजन जो दिया गया है वो कंप्लीटली फॉल्स है, रीजन का कोई सेंस ही नहीं बनता। ऐसे केस में आप बोलोगे कि ओके, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी के पास आप कब जाओगे? ऑप्शन नंबर डी के पास आप तब जाओगे जब आपको लगेगा कि रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन का कोई मतलब नहीं है, असर्शन फॉल्स है, दैट मींस कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन सी। एंड दैट लास्ट वी हैव नथिंग बट ऑप्शन डी बच जाता है हमारे पास। अगर हमको लगता है कि असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है, तो हम ऑप्शन ई की तरफ चल पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारे पास सामने क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसके हिसाब से हम आंसर करते हैं। तो हमारे असर्शन है गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो भाई गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जरा इसके बारे में सोचूं मैं। तो भाई जब धरती बनी तब तो गार्डन्स नहीं बने, गार्डन्स तो ऐसी चीजें थी जो हमने अपनी इच्छा से अपने सुकून के लिए बनाए हैं। बाय द वे मेरे घर के पास एक पार्क है, उसका नाम सुकून पार्क है। तो भाई ये सुकून के लिए बनाए जाने वाली चीजें हैं, अपनी इच्छा से ह्यूमंस ने बनाया है कि भाई हर कॉलोनी के बाद में एक पार्क होना चाहिए। वैसे ओवर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश में कि हर सोसाइटी के बाद एक पार्क होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, हर 4 से 5 सोसाइटी के बाद तो एक पार्क होना चाहिए, एक गार्डन होना चाहिए। तो गार्डन बेसिकली हमारी इच्छा से बनाया जाने वाली चीज है, मैन मेड एंटिटी है, दैट इज वाई ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो असर्शन इज करेक्ट, सही है। रीजन, ह्यूमंस कैन मैनिपुलेट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बात तो सही है। देखो बच्चों, गार्डन जो है वो तो ह्यूमंस अपनी इच्छा से मैनिपुलेट करके बनाते हैं ना। उसमें कितनी फूल, कितने पत्ती, कितना जॉगिंग ट्रैक, कितने बायोटिक कंपोनेंट्स को अलाउ करना है और कितने एबायोटिक कंपोनेंट्स को रखना है, वो सब तो ह्यूमंस अपनी इच्छा से डिसाइड कर पा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई मैं कहूंगा कि इसका आंसर है असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन आपके स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगा 14th के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए क्या कहती है? assertion and reason are correct, are correct, and reason is the correct explanation, is the correct explanation, explanation of assertion, हम इतना बोलेंगे। चलिए चलते हैं फिर अगले assertion reason के पास। अगला assertion reason है स्टेटमेंट जो हमारा पहला assertion की फॉर्म में, देखते हैं क्या लिखा है। Large dams ensure storage of adequate water and also generate electricity, but still get criticism. कहने का मतलब बड़े बड़े डैम जो हैं वो पानी भी स्टोर करके रखते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बना के देते हैं, फिर भी उनको क्रिटिसिज्म दिया जाता है। क्रिटिसिज्म मतलब फिर भी बोला जाता है डैम मत बनाओ, फिर भी बोला जाता है डैम नुकसानदायक है। तो ये तो स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्यों आता है, तो जरा देखते हैं क्या रीजन लिखा है कि नहीं और क्या वो सही है या नहीं। तो रीजन लिखा है क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम्स addresses इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो भाई रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है। असर्शन सही क्यों है? क्योंकि भाई डैम्स हमें सच में बिजली देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म होता है। और रीजन में क्यों रीजन लिखा है कि भाई क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है क्योंकि बड़े डैम्स
साथ साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी लाते हैं। एक बहुत बड़ा डैम बनाने के लिए जो बजट आता है वो कुछ 1,500 से 2,500 करोड़ के बीच में आता है। तो ये काफी बड़ा पैसा है, इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो एक रिस्की पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखा है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना। ऑब्वियस सी बात है, हमने एनवायरनमेंट में नदी का जो फ्लो है उसे अपनी इच्छा से रोक दिया, तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। एक्वेटिक एनिमल्स जितने हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचता है ना। पानी का जो फ्लो है अब हमने कंट्रोल कर लिया है, तो काफी नुकसान एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को पहुंचता है। साथ ही साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हैं। सोशल प्रॉब्लम्स मतलब उस डैम के रास्ते में जो प्रपोज डैम बनाना है, उस रास्ते में जितने गांव, जितने सड़क और जितने छोटे मोटे हॉस्पिटल, स्कूल सब आते हैं, वो सब गवर्नमेंट को हटाना पड़ता है। तो सोसाइटी के ऊपर भी, वहां पे रहने वाले जो लोगों का सर्कल है या जो उनका सोशल सर्कल है, उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो नुकसान तो है यहाँ पर कुछ ना कुछ, इसीलिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि सेकंड वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर, जो 14th का सेकंड ऑप्शन है, उसका करेक्ट आंसर भी ए ही होगा। यस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए एंड आर करेक्ट, ए एंड आर, that means assertion and reason are correct। साथ ही साथ reason, that is R, is the correct explanation, correct explanation of assertion। बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल के देखते हैं जरा वो क्या कहता है। तो अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट कहता है, assertion और reason फिर से देता है। assertion ये है that in the dispersion of white light by a glass prism, अगर आप एक ग्लास का प्रिज्म ले और उसपे से व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करें, तो जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है, जबकि जो व्हाइट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है। तो बच्चों आपको पता ही है कि व्हाइट लाइट को अगर आप तोड़ोगे या फिर आप उसका डिस्पर्शन करते हो, तो उसमें से निकलता है विबग्योर। विबग्योर में रेड की वेवलेंथ, हमेशा बच्चों याद रखना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका बेंडिंग लीस्ट होगा। और जो वायलेट है उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। अब वायलेट हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी उसकी मिनिमम। इन सातों रंगों में वेवलेंथ इज द लीस्ट फॉर वायलेट कलर। अगर उसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है तो उसका बेंडिंग जो है वो मैक्सिमम होगा। बेंडिंग विल बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ वायलेट कलर। तो ये तो हुआ हमारा असर्शन। अब हम बात करते हैं हमारे रीजन की। तो रीजन क्या है? रीजन है डिस्पर्जन ऑफ ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन बच्चों आप याद रखिए, ये कहना चाह रहा है कि ग्लास प्रिज्म से जो भी डिस्पर्जन होगा वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट पे। बट सच बताऊं तो ऐसा नहीं है। सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट चाहे कोई भी हो, डिस्पर्जन जब भी होगी तो उसमें से विबग्योर पैटर्न के कलर्स निकलेंगे, और हमेशा रेड का वेवलेंथ कम रहेगा और बेंडिंग लीस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि डिस्पर्जन जितना भी होगा वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसीलिए हम कहेंगे कि असर्शन तो एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन एक गलत स्टेटमेंट है। दैट मीन्स हम ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे। दैट मीन्स हम बोलेंगे 14th के थर्ड पार्ट का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है असर्शन तो सही है, असर्शन तो ट्रू है, बट रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बस इतना सा हमको लिखना है। ज्यादा से ज्यादा दिमाग हमें असर्शन और स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट को पढ़ने में लगा है।
इसके बाद आ जाते हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका समय बहुत बचा देते हैं, बहुत हद तक बचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक करेक्ट आंसर पे टिक मारना है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ एक करेक्ट आंसर पे टिक मारना है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो ऑफ द क्वेश्चन, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों रहेगा आंसर? क्योंकि हम सभी जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर एक बड़ी इमेज को छोटा करने में सक्षम होता है, इसीलिए हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर इज द राइट चॉइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। द पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस एक ही है भाई, पानी को जमीन के नीचे इकट्ठा करके रखो, ताकि जब पानी की शॉर्टेज हो जाए तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें, जमीन के नीचे से निकाल सकें। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। यस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स? वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स को डिस्पोज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है लैंडफिल, मतलब जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा करो, उसमें डाल के छोड़ दो, गड्ढा खुला रह जाए। दूसरा तरीका है रिसाइकलिंग, तीसरा तरीका है कंपोस्टिंग, चौथा है बर्निंग। तो यहाँ पे बेस्ट वे है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर पाते हैं और बायोगैस भी उसमें से रिकवर कर पाते हैं। तो इस पूरे मेथड में हम कंपोस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंपोस्टिंग इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज वेजिटेबल्स एज वेल एज द फ्रूट पील्स। इतना हमको लिखना है। चलिए चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज, हमें आकाश नीला क्यों दिखता है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमें कोई भी चीज का कलर जो दिख रहा है वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो उस कलर को स्कैटर करता है। कहने का स्कैटर का मतलब फैलाना। तो अगर बच्चों मैं आपके आसपास लाल कलर का होली का रंग उड़ाऊं, क्योंकि होली आने वाली है, तो अगर मैं आपके आसपास लाल कलर का होली का रंग स्कैटर करूं, तो आपको अपने आसपास सिर्फ लाल कलर ही नजर आएगा। सिमिलरली स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि स्काई में भी जो आपकी व्हाइट लाइट है उसमें तो विबग्योर के सारे कलर्स हैं, लेकिन स्काई ब्लू क्यों दिखता होगा? क्योंकि जब लाइट स्काई से पास करती होगी तो ब्लू का शेड सबसे ज्यादा स्कैटर होता होगा, इसीलिए ब्लू ही हमें वो दिखता होगा। यस। सो हमें देखना है कि ब्लू लाइट स्कैटर करने वाला ऑप्शन कहां पर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. वायलेट और ब्लू जो हैं वो दोनों अगर स्कैटर हो रहे हैं तो एक कॉमन शेड आ जाता है उनके बीच का, जो कि ब्लूइश पेल ब्लूइश होता है, और इसीलिए हमें स्काई वैसा दिखता है। अगला आ जाता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो अगर हमें एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड दिया जाए और उसके अंदर हमसे पूछा जाए कि भाई इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसे कैसे समझोगे, तो हम ये कहेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर आप किसी भी पॉइंट को चेक कर लो, हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा इट विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू के पास लेके चलता हूँ फिर। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय विच मेथड? सो इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ही उनको सेपरेट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसके? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्लोराइड्स के लेते हैं या ऑक्साइड्स के लेते हैं? तो कौन सा है इसमें से सही आंसर? तो इसमें से सही आंसर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में हम इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को लेते हैं और उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हमें प्योर मेटल्स देने में मदद करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है। रिएक्शन को ध्यान से देख के बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है।
तो बच्चों आपको दिख ही रहा है यहाँ पे पीबी का मतलब है लेड, तो पीबी ने कॉपर की जगह ले ली है और बेचारे कॉपर को धक्का मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अकेले लेड ने सिर्फ कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट तब होता जब CuCl2 के अलावा कोई और सॉल्ट गिवन होता, लेकिन यहाँ पे CuCl2 के अलावा, दैट मीन्स कॉपर क्लोराइड के अलावा कोई सॉल्ट नहीं दिया हुआ है रिएक्टेंट साइड पे, इसीलिए मैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूंगा, मैं इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहूंगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए कंप्यूटर जी हमें लेके। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। एक रेनबो बनाने के लिए कौन से फिनोमिनन इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और आंसर करना है। तो बच्चों याद रखना, रेनबो जब बनता है तो वाटर के स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स में से लाइट जाती है और वो हर एक ड्रॉपलेट एक प्रिज्म का काम करता है, इसका मतलब डिस्पर्शन होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को के आंसर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आंसर करेक्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9वें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ही था कि इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज रहेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फॉर शॉर्ट सर्किटिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज बाय। तो अगर आपको शॉर्ट सर्किटिंग से अपने घर को बचाना है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड अपने अप्लायंसेस को बचाने का, एंड वो है यूज ऑफ फ्यूज। आप फ्यूज का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपके घर में कोई भी डिवाइस शॉर्ट होने से पहले वायर ही शॉर्ट हो जाएगा, करंट उस फ्यूज ही शॉर्ट हो जाएगा, सॉरी, और फ्यूज अगर शॉर्ट हो गया तो करंट आपके अप्लायंस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आपका अप्लायंस बच जाएगा फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेस करंट। नेक्स्ट इज, आई कलर इज अ हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्या ये सही है या नहीं? मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही बात है। मेरी आंखों का कलर डेफिनेटली एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, यस, ये सारी चीजें एक हेरिडिटरी कैरेक्टर का पार्ट है, हमारे गैमीट्स में रहता है ये इंफॉर्मेशन। 11th एमसीक्यू आ गया है। Khadins, bundis, ahars and kattas are ancient structures built for the purpose of। ये स्ट्रक्चर्स पुराने हैं और इनको किन पर्पस के लिए बनाया गया था? तो इनको एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था, एंड दैट वाज वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है एनसीईआरटी में तो आप ये आंसर तुरंत कर पाओगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपका डिजायर्ड ऑप्शन आपको टिक मारना। और आखिरी एमसीक्यू, when light rays enter the eye most of the refraction occurs at what? So सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन वही होगा जहां पर लाइट का इंटरैक्शन लेंस पार्टिकल से रहेगा। तो लेंस पार्टिकल इज नथिंग बट द outer surface of the cornea. So outer surface of the cornea is the answer to this question. तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यू वाला हिस्सा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं छोटे से केस स्टडी के पास। तो यहाँ पे केस स्टडी जो दे रखी है, मैंने जैसे ही पढ़ा भाई, फूड चेन इज डिफाइंड एज, जैसे ही मैंने इतनी कहानी पढ़ी मैं समझ गया जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फूड चेन के पैराग्राफ से आने वाले हैं। पहले तो फूड चेन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद 10% लॉ की कहानी भी समझाई है। तो 10% लॉ क्या कहता है वो भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 10% लॉ का, कि भाई अगर प्लांट से बी, बी से रैट और रैट से ईगल का अगर एक फूड चेन हो तो वहां पे प्लांट को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, दैट इज 10,000 जूल्स, जो कि सन से डायरेक्टली मिल रही है। और उसके बाद हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर इसका 10% डिडक्ट होता जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे।
सबसे पहला तो पूछा है नेम द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द अबव एग्जांपल। ऊपर दिए हुए एग्जांपल में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर एक प्लांट है। तो हम आंसर लिखेंगे बस सिंपल और सरल भाषा में कि प्लांट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। पूरा इतना लंबा कहानी नहीं लिखेंगे, टाइम की कमी हो जाती है। तो आप देखिए, आप सीधा लिख दीजिए प्लांट, उसी में अपना समय बच जाएगा। अगला है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड बाय रैट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था प्लांट, प्लांट के बाद दिया हुआ था बी, और बी के बाद दिया हुआ था रैट। तो अगर मैं इस साइकिल की बात करूं, तो यहाँ पे साफ साफ समझाया गया था कि 10,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्लांट को मिली है। अगर मैं इसका 10% काट लूं, या इसका 10% ही रखूं, यस, तो इसका 10% हो जाता है, इसका 10% हो जाता है 0.000 जूल्स, इतना कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर मैं इसका भी 10% कर लूं, तो कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ 100 जूल्स। दैट मीन्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर खाली 10% ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अगर 10% ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो रैट्स को कितना मिल रहा है, 100 जूल्स। तो आंसर हो जाएगा 100 जूल्स। ओके, फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो इस केस स्टडी में से पूछा गया है। भाई 10% लॉ बता दो। तो सीधा सीधा लिखा हुआ था पैराग्राफ से, बस कॉपी पेस्ट मारना है। ओके, तो हम इसमें लिखेंगे it states that it states that only 10% of energy is transferred, energy is transferred from one trophic level to another। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस केस स्टडी का दिया हुआ है वो है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट। ये पहले ही लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं फूड चेन। तो ये हो गया हमारा आंसर, फूड चेन को लेकर। तो बच्चों ये था केस स्टडी। केस स्टडी में एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कहते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हम बच्चों 2 मार्कर क्वेश्चंस पे। 1 मार्कर का कहानी खत्म कर चुके हैं हम, अब हम 2 मार्कर के पास आ गए हैं। 2 मार्कर में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है आंसर। यहाँ पे अब मैं सारे आंसर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आंसर के सैंपल्स मैंने अटैच किए हुए हैं। मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये भी समझ आए कि आंसर्स को कैसे लिखना है। यस, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या स्ट्रैटेजी लगानी है। तो सबसे पहला सवाल पूछा है व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन को कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि डीकंपोजिशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर आपने इन दोनों का मतलब बता दिया तो डेफिनेटली सबको समझ आ जाएगा कि डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों होता है। साथ ही साथ आप बस इतना और बता देना कि एक एग्जाम्पल दे देना। क्लासिकल एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब एक ही एग्जाम्पल को डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दो तो मजा ही आ जाता है फिर। तो देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है हमको बच्चों। यहाँ पे आंसर हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है, एक सेकेंड लाइन ले लेता हूँ, हाँ, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट। जबकि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड दे गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसीलिए बोला जाता है दैट दीज रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल लिया है, पानी का मैन्युफैक्चर। तो पानी के मैन्युफैक्चर में H2 और O2 कंबाइन करके H2O बनाते हैं, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
लेकिन अगर आप H2O को तोड़ दो तो वो फिर H2 और O2 ही रिलीज करेंगे, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देख ही रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। बस इतना कर दिया, अपना काम बन गया, 2 नंबर पूरे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयोनिक कंपाउंड्स इतने हाईली मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों मेल्ट होते हैं? तो इसका आंसर भी बहुत सरल है। सबसे इजी वर्ड यहाँ पे आपके आंसर में जो मौजूद मौजूद रहना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये शब्द आपके आंसर में है तो टीचर कई बार पूरा आंसर भी ना पढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि उसको कीवर्ड मिल गया। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और जब ये कंपाउंड्स हीट किए जाते हैं तो इनमें से बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इनको अलग करना चाहते हो तो आपको इनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। उतना ज्यादा हीट करने के प्रोसेस में क्या होगा, ये मेल्ट अवे हो जाएगा। लेकिन मेल्ट अवे होते होते उसको उतनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। जो बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं ना, उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, तो एक्सप्लेन करना है उसको। तो आपको बता देना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। आप डायरेक्ट इतना स्टेटमेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा यहाँ से भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। इट स्टेट्स दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हो तो किस किस फिंगर का क्या मतलब है वो आपको समझाना है बस। तो यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे आपकी जो फोर फिंगर है वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है, तो थंब क्या करता है, थंब आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि आपके कंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भाई बता दो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था बच्चों, तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही लिखना है हमको कि भाई डे टाइम के आसपास जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, बट स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे पार्टिकल्स जो हैं एयर में मौजूद, वो सिर्फ ब्लू लाइट को ज्यादा इफेक्टिवली स्कैटर करते हैं। तो अगर ब्लू लाइट को ज्यादा इफेक्टिवली स्कैटर करेंगे तो ब्लू लाइट का ही कॉरेस्पॉन्डिंग आपका स्काई नजर आएगा। तो हमने लिखा था कि वायलेट एंड ब्लू कलर के जो लाइट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, इसीलिए स्काई का कलर ब्लू इस जोन में आता है। तो आपको बस उतना ही मेंशन करना है। ओके, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपका क्या मतलब है? और जरा कोई 2 एग्जांपल बता दो रिफ्रैक्शन के हमारी डे टू डे लाइफ में। तो पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, और इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और रिफ्रैक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, कौन से फिनोमिनन को समझने में होता है? पहला तो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? सच बताऊं तो सच्ची मुच्ची में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टार्स इसीलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि इनमें से जो लाइट निकलती है वो एयर के, अर्थ के एटमोसफेयर में जब पास होती है तो अलग अलग एटमोसफेयर की लेयर से पास होकर हमारे पास तक आती है, और उस प्रोसेस में काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप स्पेस से देखोगे तो कुछ ट्विंकल ट्विंकल आपको नजर नहीं आएगा। द रीजन बीइंग
द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा एग्जांपल होगा स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर दैन इट्स एक्चुअल डेप्थ। जो स्विमिंग पूल है वो काफी शैलो नजर आता है उसकी एक्चुअल डेप्थ के कंपैरिजन में। इसका रीजन भी वही है, नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Question number 22. Although coal and petroleum are produced by degradation of biomass, yet we need to conserve. कोल और पेट्रोलियम बायोमास के डिग्रेडेशन से ही तो बनते हैं। बताया गया था आपको कि बहुत करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और जानवर जमीन के नीचे दब गए थे, उन्हीं की बॉडी के डिग्रेडेशन की वजह से ऑयल और कोल हमें मिला है। तो ये तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिग्रेडेशन से मिला है। फिर भी हमें बोला जाता है कि इनको कंजर्व करके रखना जरूरी है। क्यों? रीजन एक ही है, इनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, लेकिन हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं मिनटों में, सेकंडों में कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज जरूर लिखनी है। ओके, आपको ये लिखना जरूरी है that these resources are being utilized at a much faster rate। ये रिसोर्सेज बहुत ही फास्ट रेट पर कंज्यूम किए जा रहे हैं। इनका फॉर्मेशन करोड़ों साल लेता है, लेकिन इनका कंजम्पशन मिनटों ले रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा दैट दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर। एक समय ऐसा आएगा जब ये फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, और तब तो हमको, इसीलिए हमको तो उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। जितना बचा सके तेल को उतना बचाने की हमें जरूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस पे डिपेंडेंसी जो है वो दिखा पाए, वो भी इनको यूज कर पाए, सारा का सारा हम ही ना खा जाए। तो हमने सेक्शन 1 देखा, 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर हम उतर आए सेक्शन बी में, सेक्शन ए से सेक्शन बी में, उसमें फिर 2 मार्क का क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़े और लंबे सवालों के पास, वो है सेक्शन सी, दैट इज 3 मार्क का क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 आता है। Why does the sun appear reddish early in the morning? Will this phenomenon be observed by an observer on the moon? Justify your answer with a reason. सन लाल लाल सा क्यों नजर आता है? तो इसका रीजन रहेगा कि जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग में देखते हैं, तो जो सन होता है वो होराइजन के पास होता है। होराइजन मतलब हम जहां तक देख पाते हैं उस पॉइंट तक, तो उस पॉइंट के आसपास ही हमको सन नजर आता है। तो लाइट जो है, द सनलाइट रीचेस अस आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो सनलाइट जो है वो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके थिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होती होती हमारे पास आती है। इसीलिए छोटी वेवलेंथ की जो लाइट है वो तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन लंबी वेवलेंथ की लाइट हमारे पास पहुंच पाती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ लाइट जो है वो हमारे पास तक पहुंच पाती है। The light that reaches us is of longer wavelength, giving it a reddish appearance. This phenomenon is observed on the earth only। लेकिन अगर आप स्पेस से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ सूरज में नहीं नजर आएगा कि दिन में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में लाल है फिर येलो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा। उसका सेम ही येलो कलर नजर आएगा। यस, so this phenomenon will not be observed by the observer on the moon, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नाम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, और अर्थ पे लाल सूरज सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से नजर आ रहा है। चलिए बच्चों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के आसपास। हम थक जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बिना गैप लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपके लिए ये करता हूँ तो आपका परफॉर्मेंस अपग्रेड हो सकता है। तो बच्चों, मैं एफर्ट डालने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे बदले में बस एक अच्छा रिजल्ट दो, और कुछ भी नहीं। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। The sex of the children is determined by what they inherit from their father and not the mother। Justify। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड मतलब जेंडर ऑफ द चाइल्ड जो है वो हमेशा फादर से डिटरमाइन होता है, लेकिन मदर से डिटरमाइन नहीं होता है। इसको जस्टिफाई करो। तो मैंने इसके लिए कहानी छोटी सी लिखी है, लेकिन कहानी को एक को बताने की जगह, सॉरी बताने की बजाय
मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मदर हैं उनके जो गैमीट्स होते हैं उनमें किस टाइप के क्रोमोसोम्स का पॉसिबिलिटी रहता है। तो बच्चों मदर के गैमीट में तो एक ही टाइप का पॉसिबिलिटी रहता है, दैट इज एक्स। तो उनका गैमीट या तो एक्स क्रोमोसोम ही दे सकता है, एक्स के अलावा और कोई क्रोमोसोम नहीं दे सकता, क्योंकि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एक्स टाइप, whereas the male's gametes have XY type of chromosome. That means उनके स्पर्म में या तो X कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है या तो Y कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर तो फीमेल के X कैरेक्टर ने मेल के Y कैरेक्टर के साथ फ्यूज किया तो फिर तो कैरेक्टर कंबाइन होके बनेगा XY, मतलब इट्स अ बॉय, इट्स अ मेल चाइल्ड। लेकिन अगर मेल के एक्स कैरेक्टर ने फीमेल के एक्स कैरेक्टर के साथ कंबाइन किया तो एक्स एक्स कैरेक्टर कंबाइन हो जाने की वजह से देयर विल बी द केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। तो जेंडर डिसाइड करने में फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि फीमेल इज ऑलवेज रिलीजिंग द एक्स क्रोमोसोम। अब वो मेल होता है या फीमेल होता है नया बच्चा, वो डिसाइड करेंगे फादर के क्रोमोसोम। अगर फादर का क्रोमोसोमल मटेरियल एक्स है तो ये एक्स एक्स के कॉम्बिनेशन से गर्ल चाइल्ड बनाएंगे, अदरवाइज वो एक्स वाई कॉम्बिनेशन से मेल चाइल्ड बनाएंगे। इसी को हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। जो मैंने हिंदी में बोला अगर आप उतना भी इंग्लिश में लिख के वो छोटी सी डायग्राम बना देते हो तो द जॉब इज डन। ओके, moving to the next question guys, question number 25। 25th क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैसे बदलती है। अगर मैं आपको ये तीन केसेस देता हूँ। सबसे पहले लेंथ इज ट्रिपल्ड, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ओरिजिनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा उसको आप आर पकड़ लो और उसका फॉर्मूला लिख लो रो एल बाय ए। अब आप लोग जानते हो बच्चों, यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये है। पहले पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर मैं लेंथ को तिगुना कर लेंथ को तिगुना कर दूं तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी। न्यू लेंथ को मैं बोलता हूं, न्यू लेंथ हो जाती है मेरी एल डैश। एल डैश को मैंने तिगुना कर दिया। तिगुना किसके कंपैरिजन में किया, पुरानी लेंथ के कंपैरिजन में किया ना। तो मैंने बोला कि जो न्यू लेंथ एल डैश है वो हो जाती है मेरी 3 तो और तो कुछ मेरे पहले पार्ट में बदला नहीं है। मुझे रेजिस्टेंस का चेंज पता लगाना था जबकि मेरी सिर्फ लेंथ बदली है। तो अगर सिर्फ लेंथ बदली है तो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस R dash will be equal to रो L dash by A। एरिया तो बदला नहीं, रो तो बदला नहीं। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, L डैश का वैल्यू कितना दे रखा था। L डैश का वैल्यू 3L दे रखा था, तो क्या मैं L डैश की जगह पे 3L लिख दूं। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं। तो मैं L डैश का वैल्यू 2 में डाल देता, तो आप ऐसे लिख दो पुटिंग 2 इन 3। तो 2 का वैल्यू 3 में डाल दो। आपने डाला तो क्या मिला आपको, आपको मिला R डैश इज इक्वल टू रो 3L बाय ए। अब मुझे बताइए 3 में अगर यहाँ से अलग कर दूं तो ये कैसा दिखेगा। R डैश इज इक्वल टू 3 रो L बाय ए। रो L बाय ए क्या है, रो L बाय ए तो R है। ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। हेंस इससे क्या सीखने को मिला, न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्रिपल। न्यू रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस becomes 3 times।
becomes 3 times। यही पूछा था और यही हमने निकाल भी लिया फ्रॉम दिस रिलेशन। अब दूसरा सवाल क्या पूछा था इन्होंने? दूसरा सवाल पूछा था डायमीटर को तिगुना कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है, if diameter is tripled, if diameter is tripled, then radius r is also tripled। तो अगर डायमीटर तिगुना करोगे आप तो रेडियस भी तिगुना होगा। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं ओरिजिनल लिखता हूं पहले। तो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा पाई, नया रेडियस कितना हो गया? नया रेडियस भी तिगुना हो गया पिछले रेडियस के कंपैरिजन में। तो नए रेडियस की जगह पे मैं लिख दूंगा 3r, मतलब तिगुना हो गया है पिछले रेडियस के कंपैरिजन में। बाकी स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, तो ये हो गया है 9 पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर को हमने कैपिटल ए कहा था, तो मैं पाई आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ 9a ए डैश। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो नया एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन वो पुराने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में 9 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब आप लोगों को मैंने पिछली ही स्लाइड में पहला पार्ट जब सॉल्व करके दिखाया था तो मैंने बोला था कि आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए होगा या कुछ होगा। तो आर डैश अभी यहाँ पे होना चाहिए रो एल बाय ए डैश, क्योंकि सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला है और कुछ नहीं बदला है। तो मैं लिखूंगा फॉर्मूले को कि नई रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाय ए डैश होगी। लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से मैं इक्वेशन 4 के अंदर इक्वेशन 3 का वैल्यू डाल देता हूँ। ए डैश किसके बराबर है? 9a के बराबर है ना। तो मैं ए डैश की जगह पे 9a लिख देता हूँ ए डैश की जगह पे 9a। तो मैंने लिख दिया आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय 9। मैं लिख भी देता हूँ पुटिंग 3 इन 4। रीअरेंज कर रहे हैं बच्चों और कुछ नहीं कर रहे। अब आप आर डैश में से 1/9 बाहर निकाल लो, रो एल बाय ए अलग लिख लो। देयरफॉर आप इसको क्या लिख सकते हो? आर डैश इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ आर। ये मैंने कहा से उठाया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा था रो एल बाय ए का मतलब आर होता है, बस उसी का इस्तेमाल हमने कर लिया। यस, ठीक है, बस इतना ही। तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, इसको 1 डैश नाम दे देते हैं और आर के लिए भी लिख देते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं ताकि जो लास्ट में मैंने इक्वेशन 1 लिखा है वो जस्टिफाइड सा दिखे। ठीक है, सो इतनी सी है बच्चों अपनी कहानी, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट क्या है? आखिरी पार्ट है its material is changed to one whose resistivity is 3 times the original material। अब रेजिस्टिविटी बदल दी गई है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू रेजिस्टिविटी। अब मैं तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर देता हूँ।
न्यू रेजिस्टिविटी इसको बोलेंगे रो डैश, इट इज 3 टाइम्स ऑफ पुरानी रेजिस्टिविटी। बस इस डेटा का इस्तेमाल करना। तो वी नो दैट नई रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली? नई रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो डैश L बाई ए। पुरानी लेंथ तो नहीं बदली इसीलिए L का L रहा, पुराना एरिया भी नहीं बदला इसीलिए A का A रहा, सिर्फ पुरानी रेजिस्टिविटी बदली इसीलिए R डैश हो गया। तो नई रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। अब इस नई रेजिस्टेंस में रो डैश की जगह पे आप 3 रो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 3 रो L बाई ए। अब इसमें से रो L बाई ए को उठा लो जरा। रो L बाई ए क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जैसा हमने पहले पार्ट में किया था। तो यहाँ पे क्या आ गया? ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स, सॉरी न्यू रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर भी कंक्लूड। उसके बाद हमको सिंपल सिंपल सी टर्म्स दी हुई हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सप्लेन कर दो, ऑप्टिकल सेंटर एक्सप्लेन कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सप्लेन कर दो। सो ये बेसिक बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग जानते ही हैं, एक जो लेंस होता है वो एक स्फेरिकल पार्ट बनाता है, एक स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा होता है, उसके बीचों बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप यहाँ से भी आंसर को देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप सभी जानते हैं बच्चों, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और फोकस से पास होती है। साथ ही साथ ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे लेंस का सेंट्रल पॉइंट। इसको कैपिटल O से भी डिनोट किया जाता है। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन्यूमरेट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऐसे कौन से 3 बेसिक इवेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने वो तीनों इवेंट्स लिखे हैं। पहला इवेंट है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंटर जो है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाले जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हैं हमारे 3 कॉमन प्रोसेसेस जो कि फोटोसिंथेसिस में होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई एग्जांपल दे सकते हैं तो वो भी दे दीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में पाई जाती है, यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में पाई जाती है कुछ टाइप के, यस। स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया, सारे नहीं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पॉइंटर्स लिख दिए कि भाई ये ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, जबकि एनारोबिक प्रोसेसेस में क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम रहता है या फिर नहीं रहता है, आप बोलो तो सही रहेगा, नहीं रहता है, इसीलिए एनर्जी भी लेसर अमाउंट में जनरेट होती है। ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। यू मस्ट हैव सीन अ टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। कई बार जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनको साफ किया जाता है लेमन जूस से या फिर इमली के जूस से। तो ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों है, मतलब ये जो खट्टे जूसेस हैं, सिट्रस जूसेस जो हैं, इनसे आपका जो टार्निश्ड कॉपर यूटेंसिल है वो साफ कैसे हो जाता है? तो लेमन जूस हुआ या फिर आपका टैमरिंड जूस हुआ, दोनों के अंदर ही
आपका एसिड मौजूद रहता है। आपका एसिड दोनों में मौजूद रहता है। कौन कौन सा? लेमन में रहता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में रहता है टार्टरिक एसिड। ये दोनों ही एसिड जो हैं वो कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। अब ये कॉपर कार्बोनेट क्या है? इट इज नथिंग बट द टार्निश्ड कॉपर। और ये जो है ये बेसिक इन नेचर है। तो हम सभी जानते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये सॉल्ट जो है वाटर सोल्यूबल है। यस, तो इसीलिए आपका जो सॉल्ट बनता है एसिड और टार्निश्ड कॉपर के साथ रिएक्ट करने से, वो सॉल्ट वाटर के साथ चला जाता है, और इस तरीके से आपका जो कॉपर यूटेंसिल है वो साफ हो जाता है। तो इतना मेंशन करना जरूरी है कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे आखिरी सेशन के पास, दैट इज अ 5 मार्कर सेशन, सेशन डी या फिर सेक्शन डी। सेक्शन डी में सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30th, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस चिड़िया का नाम है? Will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem? क्या ये मैग्निफिकेशन जो है ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग होगी फॉर द इकोसिस्टम? ये हमसे पूछा गया है। साथ ही साथ एक और भी पार्ट पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। गिव एनी टू मेथड्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस करने के कुछ मेथड बताओ, उस पर भी आएंगे। पहले हम देखते हैं क्या लिखा गया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन concentration of toxicant at each successive trophic level. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना टॉक्सिक पोल्यूटेंट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर कर रहे हैं, उसकी स्टडी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के तौर पर समझा जाता है। यस, और ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग रहते हैं। यस, हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सेम नहीं होती है। The chemicals are not degraded and get accumulated at each trophic level, which leads to biological magnification. Higher organisms पे biological magnification ज़्यादा रहता है। Yes, ज़्यादा रहता है। Biological magnification is nothing but the toxicity at each and every trophic level of the food chain. सेकेंड पार्ट है हाउ कैन वी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो मैंने सबसे पहला एक्सप्लेन किया है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम कहते हैं कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स को रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको जैसे मेटल्स हुए तो मेटल्स को या ग्लास को मेल्ट करके दोबारा से आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। इससे हम वेस्ट डिस्पोजल कम कर सकते हैं। दूसरा है यूटिलाइजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑल्सो नोन एज किचन वेस्ट। हमारे किचन में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है वो होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लेफ्ट ओवर्स। तो उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कंसिडर करके उसको बायोगैस प्लांट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। बचे हुए सब्सटेंसेस को एज अ मैन्योर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये दो मेथड्स है जिससे हम वेस्ट डिस्पोजल कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल डाइहाइब्रिड क्रॉस एग्जांपल। एक बहुत बड़ी कहानी लेकिन मतलब बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सरल। कहानी लंबी हो सकती है बट मतलब सिंपल है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग मतलब दो अलग अलग फीचर्स हैं, अगर हम उनको क्रॉस करें तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से किस तरीके से क्रॉस हो सकता है, उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं विद इन द सेम इंडिविजुअल। तो इसी लॉ को कहा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसके लिए हमने आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है पीस के कैरेक्टर्स को लेकर, उसी कैरेक्टर को आपको यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना है, बस ये चार्ट ड्रॉ कर लोगे, एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। बस आप इस चार्ट को जरूर ड्रॉ कीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक सेकेंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, यस कहाँ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का।
क्वेश्चन नंबर 32 का पहला पार्ट है व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और इसका एक एग्जांपल बताओ। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन। और रैंसिडिटी पे भी आते हैं, रैंसिडिटी क्या है और कैसे प्रिवेंट की जाती है, जरा उस पर भी बात करेंगे। अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो ये वो रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। यहाँ पे आपको उसका एक एग्जांपल लिखना कंपलसरी है, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि किसने ऑक्सीजन गेन किया और किसने लूज किया। जैसे मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे अटैच किया वहाँ पे मैं साफ साफ लिखा भी है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है। और अपना आखिरी सवाल इस पूरे पेपर का वो है रैंसिडिटी क्या होती है। तो रैंसिडिटी बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स होते हैं। हमारे चिप्स के पैकेट रैंसिड हो जाते हैं अगर उसके अंदर का जो चिप्स है वो अगर खुले रह जाए हवा में, तो जो ऑयल है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, फिर वो जो चिप्स है उनका टेस्ट ही खराब हो जाता है। So basically, rancidity is nothing but the process of slow oxidation of oils as well as fats which are present in the food materials. This results in unpleasant odor. इसमें से फिर आपका जो चिप्स का पैकेट है उसमें से अच्छी स्मेल नहीं आती है और एक खराब सा टेस्ट आता है। सो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दीजिए। दूसरा एग्जांपल मेरा फेवरेट है, नाइट्रोजन गैस में पैक कर दीजिए। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, तो वो एयर जो है जो इनर्ट गैस है तो आपके चिप्स के पैकेट के साथ या चिप्स के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करेगी, तो रैंसिडिटी नहीं फैलेगी। यस। और बेस्ट एक और मेथड है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अगर आप फूड को स्टोर करते हैं तो बेटर पैकिंग आपको मिलती है और बेटर स्टेबिलिटी रहती है ऑफ द चिप्स, एंड रैंसिडिटी आपको नहीं लगती है, जल्दी नहीं लगती है। अदरवाइज क्या है, पैकेट कभी ना कभी तो उसका एयर टाइट कंटेनर खोलोगे फिर बंद करोगे, खोलोगे फिर बंद करोगे, तो थोड़ा बहुत रैंसिडिटी आने के चांस है इन द लॉन्गर रन, लेकिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतना जल्दी रैंसिड आपका फूड पार्टिकल नहीं होगा। साथ ही साथ लिखा है पैकेजिंग फूड इन गैस, तो भाई किसी भी इनर्ट गैस के अंदर स्टोर कीजिए, सबसे सस्ती और इजीली अवेलेबल गैस है नाइट्रोजन, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ पैकिंग द चिप्स इन नाइट्रोजन गैस। ओके, सो गाइस इसी के साथ हो जाता है हमारा एक फुल लेंथ पेपर का डिस्कशन। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। यस, and I wish you all the very best for your upcoming board examination. All the very best, guys. That's it for today. मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।